यूजीसी के नए रूल्स पर शोर मचाया जा रहा है। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। लेकिन इस शोर के पीछे एक कड़वा सच छुपा है कि यूनिवर्सिटीज में कास्ट और पहचान की बुनियाद पर भेदभाव एक हकीकत है। किन किन लोगों, किन किन समुदायों, किन किन श्रेणियों के खिलाफ भेदभाव हो सकता है या होता रहा है। एक आधार है धर्म, दूसरा आधार है नस्ल, तीसरा आधार है जाति, चौथा आधार है लिंग, पांचवा आधार है जन्म स्थान, छठा आधार है विकलांगता। तो अब आप देख रहे हैं कि जाति इनमें से सिर्फ एक है। इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी है, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस पूरी तरह अपर कास्ट कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस में कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट आ ही नहीं सकता है। मैं खुद जानता हूं कि बिहारी कहकर आप किसी को तिरस्कृत कर सकते हैं, उसका अपमान कर सकते। मैंने ऐसे मामले भी सुने हैं केरल में। केरल के एक विश्वविद्यालय में गया था जहां मुझे एक बिहारी सज्जन कह रहे थे कि वहां गैर केरल के लोगों के साथ भेदभाव होता है। उत्तर पूर्व के लोगों को इस बात का तीखा एहसास है कि उनके साथ भेदभाव होता है और अलग अलग स्तरों का भेदभाव होता है। तो यह सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग का मसला नहीं है। 45 या 55 ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है या आपका अलग अलग जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इन 50 के आसपास में शायद ही 5 या 6 ऐसे वाइस चांसलर्स हैं जो SC ST या OBC से आते हैं। बाकी सब जो है जनरल कैटेगरी के वाइस चांसलर्स हो। तो एक तरह से आप उन VCs के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी का बागडोर डाल रहे हैं जिन्होंने कभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपीरियंस नहीं किया। अभी भी मैं ये देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि यह कानून क्या करेगा, यह कानून लोगों की स्वच्छंदता को सीमित कर देगा। तो आप क्यों ऐसा स्वच्छंद होना चाहते हैं जिसमें आप जाति सूचक नाम लेकर हंसी मजाक, गाली गलौज करें और ये कहें कि नहीं, लोग उसको सीरियसली मत लो। ये तो मैं लाइटली कह रहा था। जैसे फेमिनिस्ट्स ने हमें बतलाया कि एक मेल गेज होती है, उसको औरतें पहचानती हैं, उसी तरह एक गेज होती है जो कास्ट की है और वो प्लेस जिस पर पड़ती है वो जानता है कि ये वो गेज है। अगर किसी को आपत्ति होनी चाहिए, अगर किसी को गुस्सा होना चाहिए रूल से, तो इक्वली मुझे लगता है कि SC ST OBC छात्र को होना चाहिए। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ वरदराजन। आज के इस सच्ची बात एपिसोड में हम बात करेंगे UGC के नए रूल्स। हमेशा की तरह मेरे साथ हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद। मुल्क के हायर एजुकेशन कैंपसेस में जो बहस चल रही है वो असल में स्टेटस को या यथास्थिति और इंसाफ के दरमियान है। UGC के नए रूल्स पर शोर मचाया जा रहा है, लेकिन इस शोर के पीछे एक कड़वा सच छुपा है कि यूनिवर्सिटीज में कास्ट और पहचान की बुनियाद पर भेदभाव एक हकीकत है और उसे नजरअंदाज करना आसान है और आज भी उसको नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से UGC के रूल्स किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस निजाम के खिलाफ हैं जो सालों से खामोशी को हिफाजत देता आया है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इन रूल्स पर रोक लगा दी है, सवाल ये नहीं कि रूल्स सख्त हैं या नरम, सवाल ये है कि क्या हम कैंपसेस में इंसाफ को भी एक कंट्रोवर्सी कहकर टाल देंगे। पूर्वानंद, आपने इस विवाद को करीब से देखा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और देश के अलग अलग कैंपसेस के माहौल से आप वाकिफ हैं। सबसे पहले आप वायर के दर्शकों को एक ब्रॉड तरीके से UGC रूल्स के हवाले से विवाद खड़ा क्यों हुआ और इस विवाद के पीछे क्या पॉलिटिक्स है, इसको थोड़ा सा तफसील से थोड़ा सा हमको समझाइए। हम अगर कुछ स्थिर भाव से और थोड़े विस्तार से इसको समझने की कोशिश करें सिद्धार्थ, तो हमें याद होगा कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी
इन दोनों की खुदकुशी के बाद अदालत में लगातार इस बात की कोशिश की जा रही थी अर्जियों के सहारे कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं जिनके पीछे एक कई बार स्पष्ट और कई अस्पष्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव होता है, उस भेदभाव के तथ्य को पहले स्वीकार किया जाए, उसको समझा जाए कि वो भेदभाव किस प्रकार का है, और उसके बाद उसका निवारण करने के लिए, उसका उपाय करने के लिए तरीके निकाले जाएं। क्या तरीका होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, वह निकाला जाए। लेकिन यह तो इधर चल रहा था। उसके पहले ही सन 2012 में ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नियमावली पहले ही घोषित कर रखी थी जो भेदभाव के विरुद्ध थी। आपको याद होगा उसके कुछ वर्ष पहले, और यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, उस 2012 के भी कुछ वर्ष पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जातीय आधार पर उत्पीड़न की घटना सामने आई थी, और उसको लेकर प्रोफेसर सुखदेव थोराट को जिम्मेवारी दी गई थी। और उन्होंने एक लंबी चर्चा के बाद, और वो काफ़ी लंबी चर्चा हुई जनता के बीच और जो लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, और फिर 2012 की नियमावली आई। तो आप सोच लीजिए कि उसमें भी 3-4 वर्ष लगे विचार विमर्श करने में, और 2012 की एक नियमावली आई। वह पहली बार विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय के इतिहास में भेदभाव के तथ्य को सामने रख रही थी कि भेदभाव होता है, और उस भेदभाव को हमें पहले कबूल करना चाहिए कि होता है, और फिर उसके उपाय निकालने चाहिए। तो उसने भेदभाव के स्वरूप भी बतलाए थे, कहाँ कहाँ भेदभाव हो सकता है। दाखिले के समय हो सकता है, नियुक्ति के समय हो सकता है, बहाली के समय हो सकता है, इम्तिहान में हो सकता है, प्रयोगशाला में हो सकता है, कई जगहों पर यह भेदभाव हो सकता है, और वह नियमावली बनी थी। अब यह जो नई नियमावली आई है, जो पिछली नियमावली को की जगह पर लागू की गई है, यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इसको घोषित किया गया है। और अगर इस नियमावली को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो यह कहती क्या है, और मैं सिर्फ उसको पढ़कर सुना देना चाहता हूं कि यह, इसका उद्देश्य है विश्वविद्यालय में समता को संवर्धन देना, समता को बढ़ावा देना, बराबरी को बढ़ावा देना। और लेकिन यह तथ्य कि बराबरी अनेक स्तरों पर नहीं है और अनेक कारणों से नहीं है, और बराबरी का एहसास नहीं है, कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। और फिर इसमें यह लिखा हुआ है, जो ध्यान देना चाहिए, कि किन किन लोगों, किन किन समुदायों, किन किन श्रेणियों के खिलाफ भेदभाव हो सकता है या होता रहा है। तो उसमें एक आधार है धर्म, दूसरा आधार है नस्ल, तीसरा आधार है जाति, चौथा आधार है लिंग, पांचवा आधार है जन्म स्थान, छठा आधार है विकलांगता। यह सब कुछ है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि जाति इनमें से सिर्फ एक है, लिंग भी है, जन्म स्थान भी है, विकलांगता भी है, और किसी भी तरह का भेद, किसी भी तरह से बायकॉट करना, किसी भी तरह से कोई पाबंदी लगाना और कोई पक्षपात करना, जिसके चलते शिक्षा में समान व्यवहार निष्प्रभावी हो जा सकता है या कमजोर हो जा सकता है। तो यह इस गजट में लिखा हुआ है, इस गजट नोटिफिकेशन में। और जिन श्रेणियों की बात की गई है, उन श्रेणियों में जैसा मैंने कहा कि सिर्फ जातिगत श्रेणियां नहीं है, उनमें यहां तक कि जैसा मैं कह रहा था कि विकलांगता है, तो विकलांग सिर्फ कोई शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं होंगे, शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं होंगे, अदर बैकवर्ड कास्ट के नहीं होंगे। इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी है, ईडब्ल्यूएस पूरी तरह अपर कास्ट कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस में कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट आ ही नहीं सकता है, वो पूरी तरह अपर कास्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे मित्र प्रोफेसर सुकुमार ने, जिन्होंने इस विषय पर काफी सर्वेक्षण किया है और काम किया है और किताब लिखी है, उनसे जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा, देखिए किस आधार पर शामिल किया गया इन समुदायों को, अगर उसको समझना हो तो हम ये कह सकते हैं उन तमाम लोगों को शामिल किया गया जिनको कहीं ना कहीं कोटा मिलता है, आरक्षण, जिनको कोटा वाले कहते हैं।
और कोटा वाले कहकर आप उनको हीन बतलाते हैं कि ये कोटा वाले हैं। तो ये सब वो हैं जो कोटा वाले कहे जाते हैं, है ना। अब इसमें जरूर जेंडर के आधार पर कोटा उस तरह स्पष्ट नहीं है हर जगह, और दूसरे की क्षेत्र विशेष के आधार पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें इस बात की स्वीकृति है कि इन बुनियाद इस आधार पर भेदभाव हो सकता है या होता रहा है। मैं खुद जानता हूं कि बिहारी कहकर आप किसी को तिरस्कृत कर सकते हैं, उसका अपमान कर सकते हैं। मैंने ऐसे मामले भी सुने हैं केरल में। केरल के एक विश्वविद्यालय में गया था जहां मुझे एक बिहारी सज्जन कह रहे थे कि वहां गैर केरल के लोगों के साथ भेदभाव होता है। अब ये उनकी शिकायत है, ठीक है, सही है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इसका एहसास उनको है कि ये भेदभाव होता है। उत्तर पूर्व के लोगों को इस बात का तीखा एहसास है कि उनके साथ भेदभाव होता है और अलग अलग स्तरों का भेदभाव होता है। तो यह सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग का मसला नहीं है। हम अभी इसको किस तरह से पेश करते हुए देख रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये लोग क्या करेंगे, ये उच्च जाति के लोगों पर आरोप लगाएंगे। यही भय दिखलाया जा रहा है। जबकि बल्कि बहुत बहुत शोर मचाया जा रहा है एक इशू को लेके कि पुराने रूल्स में एक प्रोविजन था कि फॉल्स केसेस का, और उसको इस नए रूल्स में से हटाया गया है। इसको लेके बहुत ज्यादा जो है चिंता जताई जा रही है और इसको एक वजह ठहराया जा रहा है जिसके बेसिस पे इन रूल्स को रद्द किया जाए। अब यह भी बहुत मजेदार है, और यह बात हम और आप सब सारे लोग जानते हैं कि जब भी इस तरह का कोई कानून आता है तो जो समुदाय उत्पीड़क की श्रेणी में होता है, उसको पता है कि वो उत्पीड़क की श्रेणी में है, वह तुरंत यह शोर मचाने लगता है कि हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया जाएगा। जैसे कार्यस्थल में यौन दुराचार से संबंधित कानून जब यह आया तो लोगों ने कहना शुरू किया कि अब हमें अपनी जो विमेन कोलीग्स हैं उनसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा, पता नहीं हम पर कौन सा आरोप लगा दे। तो आप शुरू से ये कहना शुरू कर देते हैं कि गलत ही आरोप लगाया जाएगा। जैसे दहेज को लेकर जो मसला है उसमें हमेशा ये कहा जाता है गलत आरोप लगा दिया जाएगा। शेड्यूल ट्राइब एट्रॉसिटी एक्ट, उसमें भी ये कहा जाता है गलत आरोप लगा दिया जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब हम ये कह रहे हैं और हमारी पहली शिकायत ये होती है तो उसका कुछ आधार होना चाहिए। जैसे क्या हमारे पास कोई अध्ययन है जो ये बतलाए कि भेदभाव के विरुद्ध जो ये कानून आए हैं, जैसे दहेज वाला, जैसे शेड्यूल ट्राइब, जैसे सेक्सुअल हैरासमेंट वाला, क्या हमारे पास ऐसा डेटा है जो बतलाता है कि इन कानूनों का दुरुपयोग ही किया गया है, इसलिए ऐसे कानून नहीं बनाए जाने चाहिए। या तो ऐसी स्टडी हो जो ये बतला दे कि इस तरह के कानून से, बल्कि हम ये जानते हैं कि इन कानूनों के आने से कार्यस्थल पर यौन दुराचार रुके हैं, उनमें संयम लगा है, होते हैं अभी भी, लेकिन उनमें रुकावट आई है, लोग सावधान हुए हैं। जो लोग आदतन भी ऐसा कर बैठते थे वे भी अपने व्यवहार की निगरानी करते हैं कि उनसे कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि वो ऐसा मान लेते थे कि नहीं ठीक है, अच्छा मैंने किसी के बाल की तारीफ कर दी है ना, या किसी की चाल की तारीफ कर दी तो भाई मैं तो तारीफ कर रहा हूं, इसमें उसे क्या बुरा लगना चाहिए। तो वे सब खुद अब अपने व्यवहार को भी नियंत्रित कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। जैसे जब SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट आया उसके पहले हम इसको एक तरह से इसकी छूट चाहते थे कि हम किसी के साथ उसका जाति सूचक नाम लेके मजाक कर सकें ना, और हम ये कहते थे अरे हम तो हल्के फुल्के ढंग से बात कर रहे हैं। अभी भी मैं ये देख रहा हूं सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि यह कानून क्या करेगा, यह कानून लोगों की स्वच्छंदता को सीमित कर देगा। तो आप क्यों ऐसा स्वच्छंद होना चाहते हैं जिसमें आप जाति सूचक नाम लेकर हंसी मजाक गाली गलौज करें और ये कहें कि नहीं लोग उसको सीरियसली मत लो, ये तो मैं लाइटली कह रहा था, ये तो मैं कैजुअली कह रहा था, इसको इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत है। आप जिसको कहते हैं उसको मालूम है कि आप किस मंशा से कह रहे हैं। और जैसे मैं इस पर जब सोच रहा था तो मुझे लगा कि जैसे फेमिनिस्ट ने हमें बतलाया कि एक मेल गेज होती है ना, उसको
औरतें पहचानती हैं, उसी तरह एक एक गेज होती है जो कास्ट की है, और वो गेज जिस पर पड़ती है वो जानता है कि ये वो गेज है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि गेज नहीं है, मुझे मालूम है। मैं आपको एक सिर्फ उदाहरण बतला रहा हूँ। यह कुछ वर्ष पहले की बात है, और हम विभाग में थे। मेरी एक सहकर्मी की नियुक्ति हुई थी, और मेरे एक दूसरे सहकर्मी आए थे जो कि अत्यंत ही प्रगतिशील विचारों के हैं। और हमने बतलाया कि ये इनकी नियुक्ति हुई है, तो उनका चेहरा तुरंत उतर गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने तुरंत पूछा उलटते ही कि कोटा में हुआ है, और जब उसने कहा हाँ, तब उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि पहले उनको ऐसा लगा कि कहीं इसका जनरल कैटेगरी में तो नहीं हो गया। अगर जनरल कैटेगरी में हो गया तो उनको लगा होगा कि उनके समुदाय की सीट चली गई। लेकिन जब उन्हें पता चला नहीं, कोटा में ही हुआ है, तो मैंने देखा एकदम स्पष्ट रूप से उनके चेहरे पर राहत दिख रही थी कि नहीं नहीं, सीट बच गई। अब आप इसको कैसे समझेंगे? उन्होंने पहला प्रश्न ये क्यों किया उससे कि कोटा में हुआ है। कई लोगों को निर्दोष लग सकता है, लेकिन ये निर्दोष प्रश्न नहीं है। तो पहली बात तो ये कि भेदभाव अनेक कारणों से होता है, और उन अनेक कारणों को हमें कोई इस नियमावली में चिन्हित किया गया है, रखा गया है, और कहा गया है कि इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव अगर किसी के साथ हो रहा है तो उसके लिए उपाय इस नियमावली में सुझाए गए। तो इसमें मुझे नहीं मालूम कि क्यों तथाकथित उच्च जाति के लोग इतना ज्यादा खफा हैं और इतना नाराज हैं। बल्कि मैं अगर आप रूल्स को देखें तो जैसे हर कंप्लेंट पे एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, और इंक्वायरी कमेटी का कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ कहा गया, लेकिन चयन कमेटी के सदस्यों का चयन जो है ये वाइस चांसलर करेंगे। अब मैं एक स्टेटिस्टिक देख रहा था कि 50 के आसपास देश के, मतलब शायद 45 या 55 ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है या आपका अलग अलग जो नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, और इन 50 के आसपास में शायद ही 5 या 6 ऐसे वाइस चांसलर्स हैं जो SC ST या OBC से आते हैं। बाकी सब जो है जनरल कैटेगरी के वाइस चांसलर्स हो। तो एक तरह से आप उन VCs के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी का बागडोर डाल रहे हैं जिन्होंने कभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपीरियंस नहीं किया, बल्कि एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे माशरे में पले पड़े हैं जहां पे ये बात आम है कि भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज नहीं होती, ये एक एग्जैजरेशन है, ये एक एक्सेप्शन है। तो अगर किसी को आपत्ति होनी चाहिए, अगर किसी को गुस्सा होना चाहिए रूल से, तो इक्वली मुझे लगता है कि SC ST OBC छात्र को होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक मूवमेंट शुरू हुआ है सोशल मीडिया पे पहले, और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। कल मैं वीडियो देख रहा था, बड़ा अजीब और गरीब एक वीडियो, भूतपूर्व जो है बृजभूषण शरण सिंह, जो पहले मिनिस्टर रहे, वो रेसलिंग फेडरेशन के चीफ थे और एक तरह से बहुत ही कंट्रोवर्शियल और एक डिस्क्रेडिटेड कैरेक्टर है, और उनका कहना था कि भाई ये रूल्स को हटा देना चाहिए, ये गलत चीज है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि भाजपा के भी जो लोग हैं मैदान में उतर रहे हैं इन रूल्स के खिलाफ। और अब आज की जो, मतलब ये थर्सडे को जो खबर आई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। मैं थोड़ा सा, जब मैंने ये खबर देखी तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रूल्स जो हैं UGC के रूल्स पिछले साल कोर्ट सुनवाई के तहत इनको फ्रेम किया गया। कोर्ट ने ही आदेश दिया कि भाई आप रूल्स को मॉडर्नाइज करो, अपडेट करो, और फिर जब एक ड्राफ्ट बना तो कोर्ट के कहने पे इस ड्राफ्ट को सर्कुलेट किया गया और अब इसको अडॉप्ट किया गया है, और अब वही कोर्ट कह रहा है कि नहीं, इस पे स्टे लगाइए। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो प्रेशर बढ़ रहा है, ये इसके खिलाफ जो मूवमेंट, जाहिर है कि जो एंटाइटल, जो प्रिविलेज लोग हैं, जो सवर्ण लोग हैं, ये मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं
अपना असर दिखा रहा है। और ये जो स्टे लग गया, ना जाने कब ये स्टे उतर पाएगा, जब हमारे सामने डेटा है कि किस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कंप्लेंट्स बढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में। ये समस्या है, ये हकीकत है, ये हर कोई जानता है। और अगर आप सुसाइड रेट्स भी देख लें तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि SC ST OBC के जो छात्र हैं एक डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से ये खुदकुशी के शिकार भी हो रहे हैं। तो एक ऐसे सिचुएशन में कैंपस डिस्क्रिमिनेशन को हल्के में लेना मुझे लगता है कि काफी इट शोज अ लेवल ऑफ इनसेंसिटिविटी इन मॉडर्न डे इंडिया। या एक बार फिर हम दोहरा दें, आप जो कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि इसमें सिर्फ जाति आधारित भेदभाव की बात नहीं है, इसमें अनेक प्रकार के भेदभाव की बात है। और उन सारे भेदभाव को दूर करके समानता स्थापित करने का उद्देश्य है। लेकिन जैसा आपने खुद कहा कि अगर शिकायत किसको होनी चाहिए, शिकायत उनको होनी चाहिए जिनके साथ भेदभाव होता रहा है। क्यों? क्योंकि जो समिति है, समिति का जो गठन किया जा रहा है, उसका जो कंपोजिशन है, वह कंपोजिशन ही ऐसा है जिसमें तथाकथित उच्च जाति के लोग ज्यादा रहेंगे ही, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेसर ज्यादा उच्च जाति के हैं तथाकथित। हमारे और समिति की अध्यक्षता कुलपति करेंगे या निदेशक करेंगे, ठीक है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है वो करेगा। तो ये अपने आप में एक अनोमली है, क्योंकि अगर समिति कोई फैसला कर रही है, उससे कोई असंतुष्ट है, तो अपीलेट अथॉरिटी क्या होगी? तो फिर आपने इस समिति का ही अध्यक्ष बना दिया चांसलर को। तो और जैसे सुखदेव थोराट एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म्स को, भेदभाव के रूपों को निर्धारित करने का काम भी समिति पर छोड़ दिया गया कि वो तय करेगी। तो फिर यह वह समिति बैठक करके तय कर लेगी। इसका मतलब हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल पूरे भारत में, जब आपने उन समुदायों का नाम दिया तो आप ये बतला सकते हैं कहाँ भेदभाव हो सकता है? यस, नियमावली में निर्धारित नहीं है, जबकि 2012 में निर्धारित था। तो इस लिहाज से यह नियमावली कमजोर है 2012 के मुकाबले और ज्यादा ढीली है। और इसमें दूसरी बात कि इसमें पूरी प्रक्रिया है निर्धारित कि उस प्रक्रिया के बाद ही कोई कार्रवाई हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि फौरी कार्रवाई हो जाएगी। यह जरूर कहा गया है कि शिकायत करने पर आपको देर नहीं करना है, इतने घंटे के भीतर आपको बैठना है, इतने दिन के भीतर करना है। और यह सब बहुत जरूरी था, क्योंकि हमने विश्वविद्यालयों में देखा है और दूसरी जगह देखा है कि आमतौर पर जब ऐसी शिकायत आती है तो जो रवैया होता है अथॉरिटीज का, वो इसको टालने का होता है कि टालो, इतना समय ले लो कि फिर वो थक जाए शिकायत करने वाला और किसी न किसी तरह उस पर दबाव डालते रहो। यह आमतौर पर रवैया होता है। ये मैंने सेक्सुअल हैरासमेंट के मामले में भी देखा है, ये दूसरे मामलों में भी देखा है कि आप थका दें शिकायत करने वाले को। तो एक अगर समय सीमा निर्धारित की जा रही तो वह भी ठीक है। दूसरे कि अगर आप ये डर दिखाएंगे कि आपको पेनलाइज किया जाएगा गलत शिकायत पर, तो शिकायत गलत है या सही है यह कैसे साबित होता है, यह भी एक सवाल है कि आप अगर गवाहियां एक तरह की ले आए, अगर पूरा दबाव एक तरह का डालें, यानी शिकायत न करने के लिए अगर आप डिसइंसेंटिव पहले ही लगा दें जी कि शिकायत करने पे तुम्हारे साथ ये हो सकता है, इसलिए वह जो प्रावधान हटाया गया कि शिकायत गलत पाने पर सजा होगी, वो ठीक ही था, क्योंकि इससे डिसइंसेंटिव नहीं रहेगा, कोई शिकायत कर सके, ठीक है। जांच होगी, शिकायत ठीक नहीं पाई जाएगी, बात खत्म, कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कार्रवाई तो पहले नहीं की जा रही है ना। ये तो नहीं इसमें लिखा हुआ है कि जिसके विरुद्ध हुआ उसको निलंबित कर दिया जाएगा, उसको क्लास से निकाल दिया जाएगा, उसको कोर्स वर्क नहीं करने दिया जाएगा, उसका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। इस तरह की कोई भी बात इस नियमावली में नहीं लिखी हुई है। तो एक पूरी प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के बाद कार्रवाई होगी। तो हम क्यों उससे घबरा रहे हैं, इस पूरी चीज से घबरा रहे हैं? और जैसा मैंने कहा,
कि मैं तथाकथित उच्च जाति के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई इसमें ईडब्ल्यूएस के खिलाफ भी भेदभाव को शामिल किया गया है। ईडब्ल्यूएस पूरी तरह उच्च जाति की है, तो फिर उच्च जाति के खिलाफ भेदभाव का प्रश्न कहां से उठता है, या उनके खिलाफ दुर्भावना का प्रश्न कहां से उठता है? विकलांग भी जो होते हैं उनमें भी उच्च जाति के लोग होते हैं जी। जेंडर के आधार पर जो औरतें होंगी उनमें भी उच्च जाति की औरतें होंगी। और हम जानते हैं कि इन आधारों पे भेदभाव होता है। बिल्कुल होता है। अब देखिए, भेदभाव कई बार स्पष्ट रूप से हो सकता है। अब अगर कोई विकलांग है कक्षा में, आप मान लें, और पूरी कक्षा से वो बाहर इसलिए रहता है कि उसके लिए साधन मुहैया नहीं कराए गए हैं और उसको क्लास के चर्चा में आप शामिल ही नहीं करते हैं, उसके पास साधन नहीं है, तो यह भेदभाव है या नहीं है? इस पर उसका जो परफॉर्मेंस है वो सफर करेगा या नहीं करेगा, यह है कि या नहीं, तो वह भेदभाव की शिकायत कर सकता है या नहीं? यह भेदभाव करने वाला प्रशासन होगा जो उसके लिए यह इंतजाम नहीं कर रहा कि ब्रेल मटेरियल हो। अब आज ही मैं क्लास में पूछ रहा था, मैं कविता पढ़ा रहा था, तो मैंने पूछा कि यह किताब आपके पास है कि नहीं ब्रेल में, तो उन्होंने कहा नहीं है। तो इसका मतलब वो पूरी चर्चा से बाहर है। इसको आप डिस्क्रिमिनेशन का एक फॉर्म मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हमें ये बहसें करनी चाहिए, क्योंकि क्लास में तो इनइक्वालिटी हो गई ना जी। क्लास तो गैर बराबर हो गई, वो छात्र तो बाहर है क्लास से। ये सारी बातें हैं जिन पर हमको संवेदनशीलता से सोचना चाहिए, लेकिन बजाय इसके कि हम सोचें कि बराबरी हम कैसे कायम करेंगे, हम भड़क उठते हैं अगर उससे संबंधित कोई भी एक नियम, कोई भी एक कानून लाने की कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला मेरे हिसाब से जो आपने बताया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, क्योंकि उन्हीं के कहने पर यह नियमावली आई। 118% वृद्धि भेदभाव के मामलों में आई है, यह बात सबने समझ ली, देख ली है। उसके बाद ये नियमावली आई, उसके बाद सवर्ण समुदाय के एक हिस्से ने शोर शुरू किया और उस शोर के दबाव में सर्वोच्च न्यायालय आ गया। तो इसका मतलब क्या है? जी, और सही बात है, मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉजिक को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता कि स्टे क्यों लगा है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये जो फैसला है उनका आज, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा, एक बहुत बढ़िया फैसला है, क्योंकि जिस तरह से सवर्ण तबके में इस नियमावली के खिलाफ एक मुहिम बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे मैनेज किया जाए, बीजेपी के सामने बीजेपी वाकई एक असमंजस में रहा होगा कि अगर हम इस नियमावली के खिलाफ कोई एक्शन लें और इसको रोक दें, तो जिनके फायदे में ये नियमावली बनने जा रहा है, मतलब कि औरतों के फायदे में, विकलांगों के फायदे में, SC ST OBC जो डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हैं, ये लोग बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे। और अगर हम इस नियमावली के पक्ष में कुछ कहें तो जो सवर्ण वोटर बेस है, वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, वो गुस्सा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है आज, ये जो है बीजेपी को उस डिलेमा से बचा लेता है कि अब न कहने के और न करने की कोई जरूरत है नहीं। और ये फिर दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के बारे में ये एक परसेप्शन बनने लगे, ये एक राय बनने लगे कि उससे शासक दल को राहत मिल रही है, तो ये कोई सर्वोच्च न्यायालय के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और जिस तरह की टिप्पणी की गई है कि हम ऐसी अवस्था नहीं चाहते कि यहाँ सेग्रीगेटेड क्लास हो, है ना, अरे इस कानून से सेग्रीगेटेड क्लास बनेंगे क्या? उन्होंने अमेरिका का हवाला दे दिया, जहां व्हाइट्स अलग बैठते थे, ब्लैक्स अलग बैठते थे। भाई अमेरिका में एफर्मेटिव एक्शन है। रिजर्वेशन के बारे में यही बात कही जाती थी कि रिजर्वेशन समाज में विभेद पैदा कर देगा, विभेद पैदा कर रहा है। और इसके बारे में भी एक अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यह होने लगे कि हम ये नहीं चाहते हैं कि समाज में विभाजन हो और सेग्रीगेटेड क्लास की तरफ समाज बढ़े, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। सेग्रीगेशन साथ बैठकर भी हो सकता है, सेग्रीगेशन 4 लोग साथ में बैठे हुए हैं और वहां सेग्रीगेशन हो सकता है। यह देश कहने को सेक्युलर है,
लेकिन अब हमें पता है कि इसमें मुसलमानों के खिलाफ एक सेग्रीगेशन किया जा रहा है, उनका सेग्रीगेशन किया जा रहा है, ये सबको पता है। तो ये सुनते ही आप नाराज हो जाते हैं, जो कि एक फैक्ट है, ये सबके सामने है। और दूसरा जो आपने दुविधा बतलाई है भारतीय जनता पार्टी की, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी विचारधारा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, ये पारिभाषिक तौर पर ब्राह्मणवादी विचारधारा है। ब्राह्मणवादी विचारधारा के साथ उसका जो जनाधार है, जिसके आधार पर वो सत्ता में रह सकती है, वह बिना अदर बैकवर्ड कास्ट के चल नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ सवर्ण जातियों के आधार पर वो नहीं आ सकते। तो ब्राह्मणवादी विचारधारा है और जनाधार में वो रखना चाहते हैं ओबीसी को। अगर दूसरे ढंग से देखें तो आप कह सकते हैं कि उनकी मसल ओबीसी है, या वो शेड्यूल कास्ट को भी उसमें लाना चाहते हैं, शेड्यूल ट्राइब को भी। तो फिर वही है, यानी दिमाग ब्राह्मण का और देह होगी तथाकथित अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने एक दुविधा है, वो अपनी ब्राह्मणवादी विचारधारा को छोड़ नहीं सकती, इसलिए सवर्ण वर्ग को छोड़ नहीं सकती। वो ये कह सकती थी कि आपका बहुत महत्व नहीं है वोट के लिहाज से, आपको छोड़ देते हैं, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो उसका विचारधारात्मक आधार है, और ये जो वोट देंगे तभी वो सत्ता में आएगी। तो इस बात को सबको समझना चाहिए। लेकिन मैं उच्च जाति के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इसको स्वीकार कीजिए, इसको अस्वीकार मतलब इससे मुंह मोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने एक टिप्पणी ये भी सुनी कि कोई कह रहा था कि अब अंतरजातीय विवाह हो रहा है, हम क्या पीछे जाना चाहते हैं। अंतरजातीय विवाह हो रहा है से बेहतर और ज्यादा सत्य कथन यह है कि अंतरजातीय विवाह होने पर अभी भी हत्याएं हो रही हैं। तभी आप उस तथ्य को पहचान पाएंगे। हम ऐसा झूठ ना बोलें और भ्रम ना पैदा करें कि हमारा समाज इतना आगे बढ़ गया है कि अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। हमारा समाज इस हालत में है कि अंतरजातीय विवाह होने पर हत्याओं की संख्या बढ़ गई है। तो हम लोग सच्चाई को देखें, पहचानें, स्वीकार करें, तभी उसको बेहतर बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और रूढ़िवाद किस तेजी से बढ़ रहा है वो आप इसी मिसाल पे देख सकते हैं कि इस नियमावली के खिलाफ जिस तरह से लोग शोर मचा रहे हैं, जिस तरह से एक विवाद का विषय बन गया, जबकि किसी भी एक सिविलाइज सोसाइटी में अगर आप भेदभाव के खिलाफ रूल्स बना रहे हैं तो इसका ब्रॉड फ्रंट पे इसका स्वीकार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो अलग किस्म का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से इस पे लकीर खींचने की कोशिश की। अपूर्वानंद, आपने इस इशू पे रोशनी डाला। मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को जानकारी जो यूजीसी रूल्स के हवाले से हमने आपको दी, इससे जो है आपको फायदा मिला होगा। अगले एपिसोड तक आप वायर के साथ जुड़े रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।